आरआरबी एनटीपीसी 2024 क्रैक क्यों नहीं होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2024 क्रैक क्यों नहीं होगा? अगर मैं दो तरीके से शब्द को बोलता हूं तो जैसा आप बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, उसी हिसाब से करेंगे और उसी हिसाब से होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मैं कारण बताना शुरू करूंगा तो नहीं होगा, और मैं ये बोलता हूं क्यों नहीं होगा। अगर मैं पॉजिटिव बोलता हूं कि जरूर होगा तो क्यों नहीं होगा। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में। जानकारी इसकी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है कि किस तरीके से इसकी परीक्षा होती है, कैसे इसका एग्जाम होता है, उसकी चर्चा आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट है बच्चों में, और बच्चे बहुत अधिक उत्साहित हैं इस वैकेंसी को लेकर के, तो थोड़ा सा और बच्चों के विशेष आग्रह पर इस सब्जेक्ट को लेकर के मैं 5 मिनट के लिए आया हूं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2024, एक चीज मैंने आपको बताना है कि 1997 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 97 से, और 97 से पढ़ा रहा हूँ। 2000 में मैंने कोचिंग खोला है। लगभग मुझे पढ़ाते 25 से 27 साल गुजर चुके हैं। और हमारे समय में भी आरआरबी के एग्जाम हुआ करते थे। क्योंकि मुझे यूपीएससी और पीएससी फाइट करना था, वहां नहीं जाना था, जीवन का एक उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य से मैंने अपने जीवन में आरआरबी के बहुत सारे एग्जाम दिए, और लगभग 6 प्री निकला, 6 मेंस लिखा मैंने, और 4/2010 वाले बैच में टिकट कलेक्टर जिसको कहा जाता है, उसमें मेरी वेटिंग थी जो क्लियर नहीं हो पाई। और उस जितनी भी एग्जाम हुए उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, और बिना तैयारी के ऐसे ही चला जाता था। ठीक है, इसको बताने का कुछ कारण है, मैं अभी चर्चा करूंगा। उसके बाद जब 2000 से कोचिंग खुला तो बहुत सारे स्टूडेंट आगे आने वाले समय में, हम लोग जब तैयारी किया करते थे तो ऐसा नहीं है कि 2000 के पहले वैकेंसी निकलती थी। 2000 से 2010 की बात बता रहा हूं मैं, उस समय भी एज थी मेरी। तो 2010 से लेकर के 2000 के बीच में जब आरआरबी एग्जाम निकाला करता था, तो उस दरमियान जो है 2000 शायद 15 तक भी मैंने एग्जाम दिया, 15 से तो गया होगा। तो उस दरमियान क्या था कि पहले अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी हुआ करती थी। जैसे कि 2 पदों पर एक परीक्षा हुआ करती थी, ठीक है। इंक्वायरी क्रम कम रजिस्ट्रेशन क्लास गुड्स कार्ड्स की एक परीक्षा हुआ करती थी। फिर अलग अलग परीक्षाएं हुआ करती थी, एएसएम की अलग परीक्षा हुआ करती थी। अभी क्या कर दिया बोर्ड ने, सभी की एक भर्ती परीक्षा आयोजित कर ली। एक ही भर्ती परीक्षा है, एक एग्जाम आपको देना है इसमें। कोचिंग जब चला तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे कोचिंग से लाभ लिया, उस अनुभव का, और सेलेक्ट भी हुए। तो उस अनुभव को बताने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि क्यों बता रहा हूं मैं कि इतने लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, आप प्रभावित होकर के कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ये उद्देश्य नहीं है, वो अपने जगह में। उद्देश्य यह है कि वो अनुभव जो मुझे मिला इतने साल, इतने एग्जाम, 12 एग्जाम देने का, और बहुत सारे बच्चों ने सेलेक्ट किया हमारे यहाँ से, उन सबका, उस अनुभव का एक सार, उस अनुभव से एक सीख मुझे मिली, और उस सीख को ही मैं आपको समझा रहा हूँ। आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा है, जिसमें टोटल 3 विषय होंगे, एक होगा मैथ्स, एक होगा रीजनिंग, और एक होगा जीएस। और ये सबसे बड़ी विशेषता है आरआरबी की कि हिंदी भाषी क्षेत्र जहां अंग्रेजी नहीं होता इस विषय में, खास करके जो मैथ्स रीजनिंग जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है और जो जीएस नहीं पढ़ना चाहते हैं, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए ये पोस्ट बहुत अच्छा है। और रेलवे में जो सुविधाएं, जो वेतन भत्ते बहुत सारे मिलते हैं, उनकी बात ही अलग है। तो इस स्थिति में, इस अवस्था में एक आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा है, हमारे समय भी रहा करता था। बहुत अधिक कंपटीशन हुआ करता था, एक नंबर भी आप इधर उधर हुए तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 के इस पूरे सिस्टम में मैंने देखा कि आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से करनी है। मैथ्स और रीजनिंग को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना अधिक आप एग्जाम के नजदीक पहुंच पाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। मैं बोल रहा हूं कि आप खूब अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर लीजिए, आप ऑनलाइन कर लीजिए, ऑफलाइन कर लीजिए, बहुत अच्छी पुस्तकें पढ़ लीजिए, सब चीज रख लीजिए अपने पास, हर चीज कर लीजिए। लेकिन अगर आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, बेस भी बहुत मजबूत है, हर चीज अच्छा है, लेकिन फिर भी
अगर आप टेस्ट से ज्वाइन नहीं करते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस से नहीं जुड़ते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आज भी आप अधूरे हैं, तैयारी आपकी आधी है। हम लोग टेस्ट एज लागू नहीं करते हैं, इसकी वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको एनटीपीसी निकालनी है और आरबी की, तो सबसे बड़ा तरीका है टेस्ट का। आप जब भी तैयारी शुरू करें, आप एक टेस्ट एज ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन, जो सस्ते दर पे अच्छी जगह मिले। आजकल 200, 250, 150 में टेस्ट एज आपको मिल जाता है। 20-30 टेस्ट रहता है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सबसे बेस्ट टेस्ट एज कहाँ का रहता है, जो अपडेटेड रहता है, उस पैटर्न के अनुरूप रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का रहेगा जो आपके काम का नहीं आएगा, जो बहुत लो लेवल का रहेगा आप जबरदस्ती की चने के झाड़ पे चढ़ जाओगे। तो स्टैंडर्ड एकदम मेंटेन होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप पहले दिन से ही आप टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आपकी तैयारी कैसे भी हो, वो अपने जगह में, उसको तो पढ़ना ही है आपको। आप पहले दिन से टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। ये सबसे बड़ा सलाह है, सबसे बड़ा सजेशन है आपको। फायदा क्या होगा इससे, अब मैं क्यों कह रहा हूं इसको। जैसे आप तैयारी नहीं भी कर रहे, मान लीजिए आपने शुरू नहीं किया है और टेस्ट आपने लगाया, आपको समझ में आएगा कि 90 मिनट में मुझे 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, मैं किस सब्जेक्ट को कितना समय दूंगा, ठीक है। उसके बाद किस सब्जेक्ट में मेरी कमांड अच्छी नहीं है और किस में मेरी कमांड अच्छी है। जब आप सब्जेक्ट के बाद हम टॉपिक की बात करेंगे, तो किस टॉपिक में मैं स्ट्रांग हूँ, किस टॉपिक में मैं वीक हूँ, ये भी आपको पता चलेगा। तो आप इस भ्रम में रहेंगे कि मेरे से बन जाएगा, और अगर 100% कोई सिलेबस का पार्ट है, उसमें आपसे 70% बनता है, 30% नहीं बनता है, तो वो कमजोरी आपको पकड़ में नहीं आएगी, वो 70-80% ही आपको ले डूबेगा, क्योंकि बाकी तो 100% तैयारी करेंगे, है ना। अभी ऐसा तो नहीं कि 100 पोस्ट निकला है और 200 लोग भरे हैं। कंपटीशन आपका पूरे देश से होगा, है ना, खास करके बिहार वालों से होगा, जो बहुत तेज रहते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप उपेक्षा नहीं कर सकते किसी चीज की, पहली बात। दूसरी बात, आप अभ्यास कीजिए। आप जैसे टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कमजोरी कहाँ पर है, उस स्थिति में आप उस पार्ट को सुधार सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप टेस्ट लगाते हैं, तो आप देखेंगे टेस्ट लगाते समय बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो व्यवहार में आ जाती हैं। आपको स्क्वायर नहीं पता है, आपने एक टेस्ट लगाया, फिर टेस्ट लगाया, आपने वहां गलती की थी, बाद में देखा, सॉल्यूशन देखा, तो पता चला कि इसका स्क्वायर इतना होता है, इसका स्क्वायर रूट इतना होता है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा चीज, जब आप वहां गलतियां करते हो, तो कई सारी चीजें वहां एग्जाम हॉल में सीधे एग्जाम दे के आने वाले विद्यार्थियों की तुलना में आप बहुत आगे रहते हो। तो इसीलिए सबसे पहला और आखिरी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप 50% जंग जीत जाएंगे अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, कोई सा भी एक अच्छा टेस्ट सीरीज परचेस कर लीजिए ऑनलाइन, ठीक है, और आप उसको लगाइए। आज से लगाना शुरू कर दीजिए। जब टेस्ट सीरीज जब लगाना शुरू करते हैं, तो वहां टेस्ट सीरीज में आप टाइम को एकदम इक्वल 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 90 मतलब 30-30-30 डिवाइड कर लीजिए। या आप ऐसा कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग को बराबर समय दीजिए और जीएस को थोड़ा सा काट सकते हैं, क्योंकि जीएस आपका सीधा सीधा ओरल बनेगा, जो जान रहे हैं जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, आप डेट लिखिए अपने कॉपी में कि इस तारीख को मैंने क्या किया, पहला टेस्ट दिया, मेरा रीजनिंग, मैथ्स और जीएस में इतना इतना नंबर आया, टोटल इतना आया, माइनस नंबर भी इतना आया। रोज कीजिए इसको, और कम से कम बिना रुके कुछ भी हो जाए टेस्ट आपको होना चाहिए, पढ़ाई हो चाहे मत हो। अब टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करते रहिए, देखते रहिए कि कहाँ पर वो गलतियां हो रही, वहां कहाँ पे कमजोरी आ रही है। मैं आपको आपके भ्रम को तोड़ देता हूँ, ठीक है। आप होशियार हैं, आपको सब अच्छा आता है, इस बहकावे में मत रहिए आप। मैं जो कह, अगर मुझे थोड़ा बहुत भरोसा मुझसे करते हैं, तो खास करके मेरे विद्यार्थी जो मुझे जानते होंगे, वो तो भरोसा कर सकते हैं। आंख बंद करके आप टेस्ट लगाइए, रोज दिन का 1.5 घंटा आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। ये सबसे पहला और जरूरी काम है। दूसरा चीज, टेस्ट लगाने के बाद आपको जब गलतियां पकड़ में आएंगी कि कौन सा टॉपिक मेरा सही नहीं है, उसको दुरुस्त करिए। उसके बाद जो बाकी जो तैयारी है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, इसको आप रोज समय दीजिए। आप डिवाइड कर लीजिए कि हमारे सिलेबस में इतना टॉपिक है और ये टॉपिक मुझसे नहीं बनता है, तो कठिन कठिन टॉपिक को पहले बनाइए, पूरा डिटेल पढ़िए, ट्रिक लगाइए, डिटेल पढ़िए, ट्रिक लगाइए, और समय दीजिए। अधिक से अधिक उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। इतना हो जाए, इसको कम से कम इस प्रक्रिया को आप लगातार 2 महीना कीजिए, और रुकना नहीं है।
और मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ कि वैकेंसी निकली है, जब भी वैकेंसी निकलती है हमारे छत्तीसगढ़ जैसे जगह पे, तो क्या होता है, 4 दिन का आकर्षण रहता है, 5वें दिन के बाद वो लोग भूल जाते हैं क्योंकि नई वैकेंसी आ जाती है। अब देखिएगा अभी कोई वैकेंसी नहीं है, तो आरआरबी एनटीपीसी पीएससी वालों को भी आकर्षित कर रहा है। एक वैकेंसी अगर आ गई, एडीओ निकल गया, कुछ और निकल गया, तो हमारा रुझान उधर चला जाता है। यानी आप 2 घंटे से केवल चैनल बदल रहे हैं, समझिए बात, तो केवल 2 घंटे से चैनल बदल रहे हैं, कुछ देख नहीं रहे। तो अगर आपने टारगेट कर लिया कि आरआरबी एनटीपीसी मतलब आरआरबी एनटीपीसी और कुछ उसके अलावा नहीं, या कम से कम उतना समय दे सकते हैं जितना आपको देना है। जो बताना जा रहा था, वो रेलवे का जो परीक्षा है, रेलवे का जो एग्जाम है, वो बहुत जल्दी नहीं होता है, समय लेता है, मिनिमम 6 महीना तो लेगा ही लेगा। तो 6 महीना तक आपको इतना लंबे समय तक धैर्य के साथ इस अभ्यास कंटिन्यू जारी रखना है। देखिएगा कि ये तैयारी आपके सिर्फ आरआरबी नहीं बल्कि दूसरे भर्ती परीक्षाओं में भी बराबर काम आएगी। ठीक है। दूसरा चीज, आप 2 महीना 3 महीना आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए प्रश्न को, और जब सारी चीजें हो जाएंगी तब उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका टेस्ट जब खत्म हो जाता है, 2-3 महीने में आपने दे दिया, थक गए, तो फिर पकड़ेंगे आप उसके बाद फिर क्या, अनसॉल्व। अनसॉल्व मतलब आरआरबी जितने भी एग्जाम अलग अलग पाली में लेता है, उसके क्वेश्चन पेपर विथ आंसर जो है आपको गूगल पे या यूट्यूब वगैरह में मिल जाएंगे, है ना। गूगल पे आप सर्च करके उसे डाउनलोड कर लीजिए और उन प्रश्नों को बनाइए। या एक काम और भी कर सकते हैं कि आप प्रश्नों की प्रकृति समझने के पहले आप एक डाउनलोड कर लीजिए एक पार्ट को, है ना। उसके बाद मैथ्स की जो क्लास है, जो रीजनिंग की जो क्लास है, और जीएस की जो क्लास है, उस टॉपिक वाइज खत्म करते जाइए। एक बार खत्म होता है तो फिर से रिवाइज मारिए, नए क्वेश्चन बनाइए। हर एग्जाम के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग रहता है। सीजीएल मेंस के हिसाब से आप बना रहे हैं, आपका मैथ्स अच्छा है, आप सोचते हैं कि मैथ्स बहुत तगड़ा है, मैं कुछ और बना लूं, ऐसा नहीं करें। जिस स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है, जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। बेस तो मजबूत होना ही है ना, स्टैंडर्ड को आप हटाना नहीं है, नहीं तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जीके की बात आएगी, तो वहां जीके जो है एक्चुअल में क्या है, जीके का कोई सीक्वेंस नहीं है रेलवे का, कभी कुछ भी पूछ देता है, कभी कहीं से भी आ जाता है। तो आप सिलेबस को भी मेंशन कीजिए, इस बार सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और एकदम अपडेट रहिए। करंट वरेंट से भी पूछ देता है, देखिए जो आए बाएं पूछेगा तो किसी से नहीं बनेगा, उस पर माइनस मार्किंग करके हम अपना समय खराब नहीं करना चाहेंगे, है ना। सबसे ज्यादा रेशियो आपका आएगा मैथ्स का, उसके बाद सेकंड रीजनिंग, उसके बाद जीएस का। जितना अच्छा आप गेन कर सकते हैं मैथ्स रीडिंग में उतना ज्यादा बेटर रहेगा, माइनस मार्किंग आपको करना नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा मार्गदर्शन आपके जरूर काम आएगा, और अगर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। सभी को थैंक यू।